प्रीवियस वीडियो में हमने एनालिटिकल रीजनिंग के ऑर्डरिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उनकी टेक्निक्स लर्न की थी। ये वीडियो है एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट 3, पाथ एंड फ्लो चार्ट्स। पाथ एंड फ्लो चार्ट क्या होता है कि इसमें इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक जगह से दूसरी जगह चीज़ मूव करती है। जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर में रोड्स जा रहे हैं, फिर ए सिटी से बी की तरफ एक पाथ है, ए से सी की तरफ भी एक पाथ है, बी से डी की तरफ एक पाथ है, सी से डायरेक्ट डी भी जाया जा सकता है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कि फ्लो होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है कोई चीज़। इसी तरह से वर्क फ्लो भी हो सकता है कि जॉब एक डेस्क से दूसरे डेस्क या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, फिर वहां से तीसरे में जाता है, तो ये भी फ्लो है। तो पाथ एंड फ्लो के क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होते हैं। जैसे इसके कॉमन सिनेरियोज में सिटीज कनेक्टेड बाय 6 रोड्स, ए मेमो कैन बी पास फ्रॉम सारा टू हबीबा बट नॉट फ्रॉम सारा टू सलीम। देखें, ये एक मेमो जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। इफ ए litigant filed his case in district court and lost, then he may appeal to the high court and from here to the supreme court। तो देखें, ये भी फ्लो है कि एक केस इस तरह से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जा रहा है। तो इसमें करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी जाती है? लुक फॉर ए कंडीशन दैट स्टार्ट्स द फ्लो। फ्लो कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, वो देखा जाता है कि वो कौन सी कंडीशन है जहां से सारी चीजें ओरिजिनेट हो रही हैं, और दैट कंटेन्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। या वो पॉइंट तलाश करें जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाती है या ज्यादा चीजों से वो कनेक्ट होते हैं। वो पॉइंट जो दूसरी चीजों के साथ, दूसरे स्टेशन के साथ, दूसरे डेस्क के साथ ज्यादातर कनेक्ट है। यानी कि कितने, मिसाल के तौर पर ए से एक रोड जाता है बी पर, ए से एक रोड सी पर, फिर बी से डी, बी से एक सी पर, सी से ई पर। तो आप देखें कि यहाँ बी जो है वो ज्यादा सिटीज के साथ कनेक्टेड है। तो या तो आप ओरिजिन तलाश करें कि स्टार्ट कहाँ से होता है काम, या फिर आप देखें कि उसमें सबसे ज्यादा कौन सा प्लेस है, कौन सा पॉइंट है जो दूसरों से कनेक्टेड है। कीप द चार्ट फ्लेक्सिबल, और चार्ट बनाते हुए फ्लेक्सिबल रहना ज़रूरी है क्योंकि इसमें चेंजेस आती हैं। जैसे जैसे आप चार्ट डेवलप करते जाएंगे इसमें एडिशन होती जाएगी, फिर कोई लोकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें फिर आपको चेंजेस करना पड़ेंगी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि इसको ज़रा एरोज को बड़ा बनाएं और ज़रा इस तरह से बनाएं कि आप इसमें कोई थोड़ी बहुत चेंज करना चाहें तो वो भी मुमकिन हो। फिर आते हैं डायग्रामिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इफ देन सिंबल, इफ ए देन बी, ये आप लोग पार्ट 1 में स्टडी कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन कैन ऑफ्टन फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन, तो हम इस किस्म का एरो इस्तेमाल करते हैं। ए से बी की तरफ सिंगल एरो, लेकिन अगर बी से चीज वापस ए की तरफ भी आती है तो डबल एरो। इसका मतलब है ए से फ्लो होकर बी पर आएगी चीज, या पर्सन है या जो चीज भी है, फिर बी से वापस ए पर भी मुमकिन है। और अगर इंफॉर्मेशन कैन नॉट फ्लो इन दैट डायरेक्शन, मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये फॉरवर्ड नहीं जाएगी, ए से बी की तरफ नहीं जाएगी, तो हम कहेंगे इस तरह से ए से बी की तरफ फ्लो नहीं है। इसी तरह से अगर सी से वापस बी की तरफ फ्लो नहीं है तो हम इसको शो करेंगे इस तरह से, सी से वापस बी की तरफ नहीं आ सकते। फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्योंकि क्वेश्चन होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन सामने आती हैं कि उनको समझना इंतहाई मुश्किल होता है, हालांकि वो बहुत सिंपल होते हैं। ऑल एज आर बीज कैन बी रिवर्टेड एज इफ एक्स इज एन ए देन एक्स इज ए बी। तो क्या है कि अगर तमाम के तमाम एज बी भी हैं तो हम इसको कहते हैं ए का एक मेंबर जो कि एक्स है, अगर वो ए में शामिल है तो वो बी में भी शामिल है। जैसे कि हम इसको सर्कल की शक्ल में इस तरह से भी लिख लेते हैं कि ये तमाम है एज और ये हैं बीज। तो आप ये देखें कि ए खुद भी बी के अंदर मौजूद है, तो तमाम ए बी भी हैं, लेकिन तमाम बी ए नहीं हो सकते क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे जो यहाँ होंगे वो ए में शामिल नहीं है, लेकिन ए के तमाम मेंबर बी के अंदर मौजूद हैं।
अब इसी तरह से इफ देन की कंडीशन को देखें, इसमें नो ए इज ए बी, नो ए इज ए बी, इफ ए देन नॉट बी। अगर कोई भी ए बी नहीं है तो इफ ए, अगर कोई चीज ए है देन नॉट बी, वो बी नहीं है। Alice will go to the party only if Bobby goes. Alice will go to the party. If Alice goes, then Bobby goes. Only if Bobby goes. अगर बॉबी जाता है तो एलिस भी जाएगी। Anyone who is not an A cannot be a B. If not A, then not B. Anyone who is not A, जो A नहीं है, कैन नॉट बी ए बी, वो बी भी नहीं हो सकता। इफ नॉट ए देन नॉट बी। ओनली एज आर बीज, इफ बी देन ए, ओनली एज आर बीज। तमाम के तमाम एज सिर्फ ए बी हैं, इफ बी देन वो ए होगा। अगर कहने का मतलब क्या है कि ओनली एज आर बीज, यानी कि जो ए है वो बी है, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, इफ बी देन ए। Of two light switches A and B, A and B cannot both be on. दोनों इकट्ठे ऑन नहीं हो सकते। क्या मतलब हुआ? If A is on, then B is not. Of the two light switches A and B, A is off when B is off. A is on when B is on. इसका मतलब है दोनों simultaneously ऑन या ऑफ हो सकते हैं। अगर A ऑफ है तो B भी होगा, अगर B ऑन है तो A भी ऑन होगा। तो A इज ऑफ इफ एंड ओनली इफ B इज ऑफ। अगर B ऑफ है तो A भी ऑफ, इफ एंड ओनली दोनों तरफ होती है, तो इफ A ऑफ तो B भी ऑफ। तो इस तरह से देखें, वही चीज़ है जो आपने पार्ट 1 में स्टडी की थी कि किस तरह हम कंडीशंस को इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पर क्योंकि चंद कंडीशन फालतू हैं जो ऐसी हैं जो सिर्फ पाथ एंड फ्लो में ही इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए उनका उसी अंदाज में मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जिस अंदाज में वो टेस्ट में अपीयर होती हैं। 6 person A B C D E F meet at a party. During the time they have been at the party, some girls have come to like certain other girls. पहली कंडीशन है एमिएबल A likes every girl at the party. तो A every girl at the party को लाइक करती है, इसका मतलब है A B को भी लाइक करेगी, A C को भी लाइक करेगी, A D को भी लाइक करेगी, E को भी और F को भी। ये चीज आ गई आपके पास कि ये तमाम गर्ल्स को लाइक करती है। अलूफ येट पॉपुलर बी लाइक्स नो वन एट द पार्टी। बी किसी को लाइक नहीं करती बट एवरीवन लाइक्स हर, लेकिन बाकी तमाम लोग उसे लाइक करते हैं। तो आप देखें कि यहां से हम बी को उठाकर इधर ले आते हैं। अब ये बी यहां से आप रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि ए बी को लाइक करती है तो इसलिए हम इसको इस तरह ले आते हैं। अब ए लाइक कर रही है बी को, क्योंकि ए की कंडीशन क्या थी कि वो तमाम गर्ल्स को लाइक करती है। अब बाकी लोग बी को लाइक कर रहे हैं, ए भी बी को लाइक करती है, क्योंकि ये सबको करते हैं, बी किसी को नहीं करती। ये कंडीशन भी हो गई। सी लाइक्स ओनली 2 गर्ल्स। अब सी खुद सिर्फ 2 गर्ल्स को लाइक करती है। एक तो देखें बी आ गया, ये आप नोट कर लेंगे, बी तो मौजूद है, लेकिन कोई और भी पर्सन है। सी लाइक्स 2 गर्ल वन ऑफ होम इज डी, और वो कौन है? डी है। तो हम यहीं पर इसको इसके साथ लाइकिंग दे देते हैं। सी जो है वो डी को लाइक करती है। डी लाइक्स 3 गर्ल्स। अब डी 3 गर्ल्स को लाइक करती है। नन ऑफ होम आर सी एंड एफ। सी और एफ नहीं है। डी खुद इसको लाइक नहीं करती सी को, सी डी को लाइक करती है। तो सी और एफ नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फिर डी जो है वो ई को लाइक करेगी। अब ये 3 पूरे हो गए, एक बी और एक ई,
और एक हम ले लेते हैं ए को, ये क्योंकि सी और एफ को नहीं करती तो फिर ई और ए को करेगी ना, बाकी तो कोई नहीं है। तो डी 3 गर्ल्स को लाइक करती है, एक बी हो गई, एक ए और ई, और उसने कहा था कि सी और एफ नहीं हो सकते, तो हमने सी और एफ को नहीं किया। अब देखते हैं लास्ट कंडीशन, ई एंड एफ लाइक ओनली वन गर्ल। तो ई एंड एफ दोनों बी को लाइक कर रही हैं, तो वन को करना था, इसलिए मजीद की कोई लाइकिंग नहीं आएगी। इन्होंने एक गर्ल को लाइक करना था, वो बी है। तो अब हमारे पास देखें कि ये फ्लो चार्ट बनता है। अब इसकी मदद से हम बाकी क्वेश्चंस को करते हैं। ऑफ द गर्ल्स हु लाइक्स ई, कौन ई को लाइक करते हैं? एक तो ये है डी और ए, ये दो हैं, ए और डी ई को लाइक करते हैं। देखें इसमें से कौन सा है, 1 और 1 एंड 2। ई को कौन कौन लाइक करते हैं? डी और ई, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। A clique is a group of 2 or more girls who like one another। जो दो का कॉम्बिनेशन बनता है जो एक दूसरे को लाइक करती हैं, उसका नाम रखा गया है क्लिक। हाउ मैनी क्लिक्स आर फॉर्म्ड अमंग्स दी 6 गर्ल, कितने क्लिक पॉसिबल हैं? देखें कि यहाँ पर सिर्फ ये क्लिक मौजूद है, डी और ए एक दूसरे को लाइक करती हैं, तो इसलिए एक क्लिक ही पॉसिबल है, बाकी किसी जगह पर भी 2 वे लाइकिंग नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। हाउ मैनी गर्ल्स एट द पार्टी आर एट लीस्ट वन गर्ल हुज फीलिंग आर लाइक एट लीस्ट वन, कितनी ऐसी गर्ल्स हैं जो कम से कम एक दूसरी गर्ल को लाइक करती हैं लेकिन उधर से वो उनको लाइक नहीं करती? तो अब आप देखें इसमें से कौन कौन है। एक तो बी है, ये खुद किसी को लाइक नहीं करती, और इसको 1 2 3 4 5 गर्ल्स लाइक करती हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि वो खुद लाइक ना करता हो। देखें ए सबको लाइक करती है, सी डी को लाइक कर रही है, डी ई को लाइक कर रही है, तो इसलिए सिर्फ ये 5 गर्ल्स ऐसी हैं जो बी को लाइक करती हैं और बी इनमें से किसी को भी लाइक नहीं करती, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अब हम एक नया सिनेरियो देखते हैं। ए डिलीवरी कंपनी मस्ट प्लान राउट्स फॉर इट्स ड्राइवर्स, बिलो आर अवेलेबल पाथ्स बिटवीन 5 लोकेशन ए बी सी डी एंड ई। 5 लोकेशन हैं ए बी सी डी ई, और राउट्स का प्लान दिया गया है। देखें इसमें 5 लोकेशन हैं ए बी सी डी एंड ई, और हमने राउट्स के प्लान को इस्तेमाल करते हुए, जो कि राउट्स का प्लान दिया गया उसको इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला दिया गया फ्रॉम ए द ड्राइवर कैन गो टू बी और सी, तो हम कहते हैं कि ये ए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लोकेशन बी की तरफ जा सकते हैं, ये राउट अवेलेबल है, या फिर सी की तरफ फ्रॉम बी। फिर बी से ड्राइवर कैन गो टू सी और डी, बी से ड्राइवर सी पर जा सकता है या फिर डी पर जा सकता है। फ्रॉम सी द ड्राइवर कैन गो टू डी और ई, तो या तो वो डी पर जाएगा सी से, या फिर ई पाथ पर जाएगा। फ्रॉम डी द ड्राइवर कैन ओनली गो टू ई, यहां से ड्राइवर ई की तरफ जा सकता है सिर्फ। फ्रॉम ई देर आर नो फर्दर कनेक्शन, और ई फर्दर आगे कोई किसी जगह पर भी यहाँ से कोई पाथ अवेलेबल नहीं है, ई से फर्दर पाथ नहीं है। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हैं हमारी कंडीशंस जो अभी हमने ड्रॉ की थी। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पाथ कैन ए ड्राइवर टेक टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू ई, कितने पाथ हो सकते हैं? तो बहुत इजी है, आप स्टार्ट करें ए से, देखें ए से बी पर, बी से सी, सी से डी और फिर ई। एक पाथ तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप ए से बी पर जाएं, बी से डी पर जाते हैं और डी से ई पर चले जाते, एक बात ये है। फिर तीसरा बात ये हो सकता है कि ए से डायरेक्ट सी पर जाएं और सी से डी पर जाएं
और वहां से ई पर चले जाएं। या फिर एक और भी हो सकता है कि ए से सी और सी से डायरेक्टली ई। तो इस तरह से देखें, इसके अलावा कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। तो ये 4 पाथ्स हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इफ ए ड्राइवर वांट टू विजिट ई फ्रॉम ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड शॉर्टेस्ट राउट? शॉर्टेस्ट राउट क्या हो सकता है? तो आपके सामने ये है, इसमें से ए से ई पर जाना है, तो शॉर्टेस्ट जो हो सकता है वो ये हो सकता है ना कि ए से सी, ए से सी, सी से ई। बाकी जगहों पर स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, ए से सी और ई। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है, इसके अलावा शॉर्टेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम ए से बी पर जाएं, फिर सी पर जाएं, फिर ई पर जाएं, तो ये एक पाथ फालतू हो गया, एक लोकेशन ज़्यादा हो गई है। ए से बी फिर डी और ई पर जाएं तो एक लोकेशन फालतू है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बीच में एक लोकेशन आती है और ए से ई पर पहुंच जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। Which of the following is true? It is possible to return to A from any other location. रिटर्न पाथ कोई भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये गलत है। The shortest path from A to E involved exactly one step. No, A से E में एक स्टेप दरमियान में और आता है। ए से डायरेक्ट ई पर नहीं जा सकते, सिंगल स्टेप नहीं है, 2 स्टेप का है। पहले ये ए से सी, सी से ए, इसलिए बी इसका आंसर नहीं हो सकता। सी, एवरी पाथ फ्रॉम ए टू ई मस्ट पास थ्रू डी। नो, ये भी गलत है, क्योंकि ए से सी पे जा सकते हैं डायरेक्ट और फिर वहां से ई पर, फिर ए से बी, फिर सी और ई भी हो सकता है। डी इन्वॉल्व होना सब पाथ में जरूरी नहीं है। देयर आर ओनली 2 पाथ फ्रॉम सी टू ई। 2 पाथ फ्रॉम सी टू ई, यस, यहाँ 2 पाथ हैं। एक तो ये है कि हम डायरेक्ट ई पर चले जाएं, और या फिर हम डी के रास्ते ई पर जाते हैं। तो इसके 2 पाथ अवेलेबल हैं, ये करेक्ट है। देयर इज नो पाथ दैट स्किप सी ऑन द वे टू ई। हो सकता है, जिसने कहा कि नो पाथ, जबकि पाथ है आप बी पर जाएं, बी से डी और फिर ई, तो सी दरमियान में नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। If D is closed from construction, how many distinct paths from A to E are available? अगर D को बीच में से निकाल दिया जाए, तो देखिए इसमें से अगर हम D को एलिमिनेट कर दें तो ये पूरा पाथ खत्म हो जाएगा। ये अब इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पाथ फ्रॉम ए टू ई आर अवेलेबल। अब 2 पाथ अवेलेबल हैं, एक तो इस तरह से जा सकते हैं कि ए सी ई, और एक हम जा सकते हैं ए बी सी और ई, यूं, फिर ये और यहाँ से ई। तो इसका मतलब है 2 पाथ्स अवेलेबल हैं, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। What is the maximum number of locations a driver can visit, including revisiting the same location, if they start at A and end at E, following all valid path? जी, शॉर्टेस्ट के बजाय अब हमने लॉन्गेस्ट पाथ बताना है। तो लॉन्गेस्ट पाथ ये हो सकता है कि आप ए से बी पर जाएं, बी से सी, सी से डी और सी से ई, डी से ई। तो आप देखेंगे ये लॉन्गेस्ट पाथ है और इसमें तमाम लोकेशन शामिल हो चुकी हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, ये हैं 5 लोकेशंस। इसमें मैक्सिमम पाथ में तमाम लोकेशन आ जाती हैं 5, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। एन ऑफिस मैनेजर oversees 5 employees A, B, C, D and E and assign them tasks. The workflow is as follows. जी, हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। A starts every project and sends the work to either B or C. ये A है, ये पास करता है या तो B को या फिर C को। B can pass work to D, E. या तो ये D को करता है या फिर E को पास करता है। एंड सेंड इट बैक टू A फॉर रिव्यू, और B बैक भी सेंड कर सकता है फॉर रिव्यू टू दी A। से खुद रिसीव किया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो रिव्यू के लिए
वो ए को दोबारा वापस कर सकता है। सी कैन पास द वर्क टू डी, सी ये यहाँ पर है डी, सी डी को पास कर सकता है और डायरेक्टली टू ई, और ई को कर सकता है। डी कैन पास द वर्क टू ई टू फिनिश द टास्क, और यहाँ पर जाकर फिनिश हो जाएगा, ई फिनिशेस द टास्क। ये फ्लो डायग्राम है जो हमने यूज करनी है फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पाथ्स कैन द वर्क टेक फ्रॉम ए टू ई, कितने पाथ पॉसिबल हैं? तो देखें इसमें पाथ कौन कौन से बन सकते हैं, ए टू बी टू डी टू ई, एक पाथ तो ये हो सकता है। फिर एक हो सकता है ए बी ई, इस तरह से ए से बी, बी से ई, ए बी और ई। फिर हो सकता है ए सी डी ई, ए सी डी ई, ए सी डी और वहां से ई, ये बन गया ए सी डी और ई। देन नेक्स्ट आ सकता है ए सी ई, ये डायरेक्ट है, देखें ए से सी से ई। फिर है ए से बी पर जाएं, बी से वापस ए पर जाएं, फिर ए से सी पर जाएं, फिर सी से डी और फिर वहां से ई, क्योंकि रिविजिट हो सकता है ए से बी, बी से ए, तो हमने कहा ए से बी, बी से फिर वापस ए, फिर वहां से सी, फिर डी और ई। फिर इसी तरह से ए से बी और बी वापस करता है रिव्यू के लिए ए को, और फिर यहाँ से सी और फिर डायरेक्ट ई, ये पाथ बनते हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 और 6 पॉसिबल पाथ्स हैं, और ये है ऑप्शन डी। If implied D is unavailable, how many paths remain from A to E? अब implied D, ये पाथ टोटली खत्म हो गया। How many paths remain from A to E? अब पाथ कितने हैं देखें, एक तो है A से B और B से E, एक पाथ तो ये है। फिर A से C और C से E, ए टू सी और ई, ए बी ई, ये दो पाथ तो ये हो गए। फिर एक ये हो सकता है कि ए टू बी एंड देन बी टू वापस ए रिविजिट के लिए या रिव्यू के लिए, और देन सी एंड देन ई। ठीक है जी, ये पॉसिबल हैं 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। Which of the following is true about the workflow? Which of the following is true about the workflow? देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। Every path from A to E must pass through D. देखिए ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास है कि A to E जाने के लिए D से पास करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि A से C और E भी हो सकता है, A से B और B से E भी हो सकता है, इसलिए ये तो है गलत। A task can return to A from review more than once. A task can return from to A from review more than once. No, एक दफ़ा ही वापस आएगा, क्योंकि इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। उसने सिर्फ एक दफ़ा लिखा है कि वो वापस कर सकता है रिव्यू के लिए, तो उसने टाइम्स का जिक्र नहीं किया, तो इसलिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम इसको ट्रू नहीं मान सकते। C can directly send a task to E without D. C can send टास्क E विदाउट D भेज सकता है, क्योंकि A से C, C से E, विदाउट D हो जाएगा। फिर ये भी हो सकता है A से B, B से फिर E, तो इसलिए ये ट्रू है। फिर है D कैन नॉट फिनिश ए टास्क ऑन देयर ओन, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई टास्क इसके पास आता है जो ये पास करता है प्रोसेसिंग के बाद, इसलिए खुद किसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता। ऑल टास्क मस्ट पास थ्रू बोथ B एंड C, नो, बोथ C एंड B नहीं हो सकता।
आइदर हो सकता है, सी के पास भी जा सकता है या फिर बी के पास भी जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि कोई वर्क ऐसा नहीं है जो दोनों सी और बी में से पास हो और फिर कंप्लीट हो। उनके बगैर भी हो सकता है, सी अकेला भी हो सकता है, बी भी हो सकता है अकेला। इसलिए ये भी गलत है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। If a task must pass through B and C, which of the following is a valid route from A to E? B और C में से पास करना जरूरी हो तो वैलिड पाथ क्या होगा? तो फिर यही हो सकता है कि आप A to B, B to A एंड देन C to E, पहले इधर फिर वापस फिर C और फिर वहां से E, ये पाथ पॉसिबल है। पहले A टू B, B टू A, अदरवाइज B और C तो दोनों इकट्ठे एक पाथ में आते ही नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, A से B, B से A, फिर C और E। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप बाकियों को चेक करें, A टू B, B से C पे जाने का कोई पाथ नहीं है। A टू B, B टू D, B टू D, C पर वापस नहीं जा सकता, C से D पास होकर D पर आ सकता है, C से पास होकर D पर आ सकता है, D से C पर नहीं जा सकता, इसलिए ये भी गलत है। A टू C टू B, C से B तक आने का कोई पाथ नहीं है, ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव गलत है क्योंकि ऑलरेडी हमें आंसर मिल चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। जी, इस सिनेरियो में देखें, A project is handled by 5 team members: manager, analyst, designer, developer, and tester. The workflow follows these rules. The manager always starts the project. Okay, मैनेजर स्टार्ट करेगा प्रोजेक्ट को, यानी कि स्टार्ट होने के लिए ये मैनेजर है, इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकता। एनालिस्ट मस्ट रिसीव द प्रोजेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैनेजर, मैनेजर से एनालिस्ट के पास जाता है प्रोजेक्ट। द डिजाइनर और डेवलपर कैन रिसीव द प्रोजेक्ट आफ्टर एनालिस्ट के बाद या तो डिजाइनर के पास इसका पास होगा, डिजाइनर इसको रिसीव करेगा, या इसको डेवलपर रिसीव करेगा। टेस्टर ओनली वर्क्स ऑन द प्रोजेक्ट इफ पास थ्रू द डेवलपर, डेवलपर के पास से जो जाएगा वो होगा टेस्टर के पास। डिजाइनर पास द वर्क टू द डेवलपर, और डिजाइनर जो है वो डेवलपर को पास करता है। द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड आइदर बाय डेवलपर और द टेस्टर, इसको डेवलपर या टेस्टर ये प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकते हैं। जी, अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड सीक्वेंस to complete the project? Which of the following is a valid sequence to complete the project? देखें, अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं उनके मुताबिक पहले मैनेजर फिर एनालिस्ट, तो इसमें से सी खत्म क्योंकि डायरेक्टली डिजाइनर या डेवलपर के पास नहीं जा सकता। फिर मैनेजर, एनालिस्ट, डेवलपर, मैनेजर, डेवलपर, ये दोनों गलत हो गए क्योंकि मैनेजर के बाद एनालिस्ट ने आना है। ये तो हम इनको तो क्रॉस कर देते हैं कि ये नहीं होंगे। अब बाकी है मैनेजर, एनालिस्ट, डेवलपर, डिजाइनर। डेवलपर के पास से डिजाइनर के पास नहीं जाता बल्कि डिजाइनर से डेवलपर के पास आता है, इसलिए ये भी गलत है। देन बी, मैनेजर, एनालिस्ट, डेवलपर और टेस्टर, यस ये पॉसिबल है। एम से ए से डेवलपर, डेवलपर से टेस्टर, जो फिनिश कर देगा इस काम को, तो ये वैलिड पाथ है, ये वैलिड सीक्वेंस है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। और मैनेजर, एनालिस्ट, डेवलपर, मैनेजर, एनालिस्ट, डेवलपर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में सीक्वेंस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट टेस्टर के पास अभी नहीं आया, इसलिए ये भी गलत है। तो क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी। हाउ मेनी डिफरेंट पाथ्स कैन द प्रोजेक्ट टेक टू कंप्लीशन इफ ऑल टीम मेंबर्स आर अवेलेबल? तो देखें, अब इसके पाथ कौन कौन से बन सकते हैं। इस कंडीशन को देखते हुए देखें, तमाम मेंबर्स मौजूद हैं, तो हम ये कहेंगे कि एम से ए
ए से डिज़ाइनर, डिज़ाइनर से डेवलपर, डेवलपर से टेस्टर। एक पाथ तो ये वैलिड पाथ है इसका। फिर होगा एम से शुरू किया एनालिस्ट के पास, पहले हमने इसको डिज़ाइनर के पास दिया था और फिर डेवलपर के पास। अब हम डेवलपर के पास जाएं और फिर टी पर जाएं, तो डेवलपर और फिर टेस्टर। तो इस तरह से इसके दो, तो ये दो पाथ ही बन सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। Which team member is indispensable for every project completion? एवरी प्रोजेक्ट को कौन कंप्लीशन की तरफ ले जा सकता है? टीम मेंबर। तो देखें इसमें मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला ये पर्सन है। अगर ये नहीं होगा तो प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, इसलिए कंप्लीशन तो बाद में होगी, लेकिन अगर ये नहीं है तो कोई प्रोजेक्ट होगा ही नहीं, तो वो कंप्लीट कैसे होगा? इसलिए मैनेजर इनडिस्पेंसिबल है, यानी कि जिसके बगैर कोई काम हो ही ना सके। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। इफ द टेस्टर कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? तो आप देखें इसमें कि ए है एनालिस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट, टेस्टर कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट, तो एनालिस्ट तो फिनिश कर ही नहीं सकता, इसलिए ये तो वैसे ही गलत है। डेवलपर पास द प्रोजेक्ट टू द टेस्टर, यस दिस इज नॉर्मल सीक्वेंस, डेवलपर से टेस्टर पर जाएगा। द मैनेजर स्किप्ड असाइनिंग द प्रोजेक्ट टू द एनालिस्ट, नो ऐसा नहीं हो सकता। द डिजाइनर पास द प्रोजेक्ट डायरेक्टली टू टेस्टर, डिजाइनर पहले डेवलपर को देता है फिर टेस्टर पर जाता है, इसलिए ये भी गलत है। द प्रोजेक्ट स्किप्ड द डेवलपर्स रोल, नो इसने तो पास करना है टेस्टर को, तो इसलिए डेवलपर होना जरूरी है, इसे स्किप नहीं किया जा सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी।